I welcome you all in this class. Topics for discussion in this class are alternative marketing channels and agricultural diversification and market risk. So let us discuss about alternative marketing channels. जैसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंडिया में जो एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम है उसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का मिडलमैन्स के द्वारा बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, क्योंकि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को बैंकिंग सेक्टर से या इंस्टीट्यूशनल सेक्टर से क्रेडिट मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए इन फार्मर्स को डिपेंड करना पड़ता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पर। ये लोग लैंडलॉर्ड से, विलेज ट्रेडर से या फिर मनी लेंडर से पैसा उधार ले लेते हैं अपनी क्रेडिट नीड्स को पूरा करने के लिए, और फिर इन्हें उस कर्ज को चुकाने के लिए अपना जो प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर जो इनके पास प्रोड्यूस है, उसको इन्हें बहुत ही कम कीमत पर उन्हीं लोगों को बेचना पड़ता है जिनसे इन्होंने पैसा उधार लिया होता है। तो जो मनी लेंडर्स हैं वो इनका दो तरह से एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। पहला कि इन फार्मर्स से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज की जाती है वो बहुत ज़्यादा चार्ज की जाती है। अगर हम उसको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट से के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपेयर करें तो ये कई गुना चार्ज किया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक तो उनका वहाँ एक्सप्लॉयटेशन होता है, और दूसरा इनको फार्मर्स को जो है डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है। इनको मजबूरी में अपने प्रोडक्ट को, प्रोड्यूस को मिडल मैन्स को बेचना पड़ता है बहुत ही कम कीमत पर। सो इस तरह से भी इनका लॉस होता है। लेकिन जो अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स इंडिया में खुल रहे हैं उससे स्पेशली जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको फ़ायदा पहुंच सकता है। इनफैक्ट कुछ स्टेट्स में इस तरह के मार्केटिंग चैनल शुरू भी किए जा चुके हैं। तो पहला पॉइंट है डायरेक्ट सेल बाय फार्मर टू द हाउस होल्ड्स। तो इस चैनल के थ्रू जो है जो फार्मर्स हैं वो डायरेक्ट सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट की सीधा कंज्यूमर्स को, नो मिडल मैन इन बिटवीन। और इंडिया में कुछ एक स्टेट्स में इस तरह के मार्केटिंग चैनल ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपनी मंडी या बिग बाज़ार जैसे मार्केटिंग चैनल ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जहां पर फार्मर डायरेक्टली कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट को बेचता है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में रायथू बाज़ार के नाम से इस तरह का चैनल खोला गया है। सिमिलरली तमिलनाडु में भी उझावर सैंडिस के नाम से एक मार्केटिंग चैनल खोला गया है। तो इन चैनल्स के थ्रू जो फार्मर है वो अपने प्रोड्यूस को डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल करते हैं और उनको अपने प्रोड्यूस की एक अच्छी कीमत मिल जाती है। इनको डिस्ट्रेस सेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नंबर 2 इज़ कॉन्ट्रैक्ट सेल टू द मल्टीनेशनल कंपनीज एंड नेशनल कॉरपोरेट रिटेल्स लाइक रिलायंस रिटेल एटसेट्रा। तो जैसे आपने इंडिया में रिलायंस रिटेल का नाम सुना होगा, या इस तरह की कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भी फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट सेल जो है वो करती हैं। एक एग्रीमेंट करती हैं जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं फार्मर्स के साथ कि फार्मर्स जो है अपने प्रोड्यूस को इन एमएनसीज को या नेशनल जो कॉरपोरेट रिटेल्स है उनको बेचेंगी। और इनफैक्ट ये जो कंपनीज हैं ये फार्मर्स को
क्रॉप लगाने के लिए भी कुछ एडवांस पेमेंट्स देती हैं, और साथ ही फार्मर्स के जो प्रोडक्ट हैं उसकी एक प्री डिसाइडेड जो प्राइस है उसको रखा जाता है, पहले से ही कीमत तय कर दी जाती है। अभी तो फसल लगनी है, लेकिन फसल के लगने से पहले ही एक अच्छी खासी प्राइस जो है उनके प्रोडक्ट की लगा दी जाती है, ताकि फार्मर्स को लॉस ना हो सके। तो इससे फार्मर भी मेहनत करते हैं, अच्छा खासा प्रोडक्ट वो पैदा करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो इस तरह से फ़ायदा ही होगा, क्योंकि पहले से कीमतें निर्धारित है। उनको किसी भी तरह की मार्केट अनसर्टेनिटी को फेस नहीं करना पड़ता है ऐसी सिचुएशन में। तो इस तरह की सेल करने से भी जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं उनको फ़ायदा पहुंच रहा है, और ज़्यादा पहुंच भी सकता है जितना ज़्यादा वो प्रोड्यूस करेंगे अपने प्रोडक्ट को। सो इस तरह के जो मार्केटिंग चैनल्स हैं इनके खुलने से दो तरह की चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं फार्मर्स के फेवर में। पहली बात तो ये है कि इनको प्राइस रिस्क को फेस नहीं करना पड़ता है। जो प्राइसेस में होने वाली चेंजेस हैं या कमी जो हो जाती है यूजुअली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की प्राइसेस में, उसको जो है फार्मर को हैंडल नहीं करना होता। फार्मर्स को उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस डिसाइड कर दी जाती है। और दूसरा फ़ायदा इसमें यह है कि इसमें प्राइस राइज की भी संभावना रहती है, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं या नेशनल रिटेल्स हैं, ये फार्मर्स को जो कीमतें हैं वो ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जो अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स हैं वो एक तरह से उम्मीद की किरण है, स्पेशली जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं इंडिया में, उनके लिए एक बहुत ही फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। So let us discuss about agricultural diversification and market risk. So जैसा आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें जो इनकम है इट इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़। कई बार अच्छी इनकम में हो जाती है फार्मर्स को, और कई बार इनकम बहुत कम होती है। और उसके कारण क्या होते हैं कि कई बार फ्लड आ जाता है, या बारिश की कमी है, या कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, उसकी वजह से जो प्रोड्यूस है वो कम हो गया, और प्रोड्यूस कम होगा तो फार्मर्स की इनकम कम हो जाएगी। और कई बार इसका उल्टा भी होता है कि फार्मर्स ने मेहनत बहुत की, फसल भी बहुत अच्छी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी फार्मर्स को लॉस हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फसल तो बहुत अच्छी हुई, उससे मार्केट सप्लाई भी बढ़ी, लेकिन मार्केट प्राइस गिर गई, और जब कीमतें गिर गई तो फार्मर का तो लॉस हो गया। तो इस लॉस से बचाने के लिए ज़रूरी है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन किया जाए। फार्मर्स को होने वाले जो लॉस हैं वो कैसे मैनेज किए जा सकते हैं? जैसे देखिए कि जैसे फार्मर जो है वो अगर एक ही क्रॉप लगा रहा है किसी समय विशेष पे, और उस क्रॉप की जो प्राइस है वो कम हो जाती है, तो नेचुरली है फार्मर को लॉस झेलना पड़ता है। तो ऐसे केस में क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई किया जाना चाहिए। क्रॉप्स की डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि फार्मर जो है वो अलग अलग तरह की क्रॉप्स को लगाए, क्योंकि सभी क्रॉप्स की जो कीमतें हैं वो एक साथ तो कम नहीं होंगी। अब सपोज कि उसने 3-4 तरह की क्रॉप्स लगाई हैं, अगर एक या दो की प्राइस नीचे भी चली गई तो उसको उसमें होने वाला जो लॉस है वो बाकी क्रॉप से वो पूरा कर सकता है, और कुछ उन क्रॉप से वो प्रॉफिट भी कमा सकता है। इस तरह से फार्मर्स की इनकम बढ़ सकती है। तो जो क्रॉप एक्टिविटीज़ है उसको डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है, बजाय इसके कि वो सिर्फ एक ही स्पेशलाइज्ड क्रॉप पे काम करे।
उसकी जगह उसको मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम होगी तो फार्मर को जो लॉस होते हैं वो नहीं होंगे, उनकी इनकम स्टेबल रह सकती है, वो बढ़ सकती है, और फार्मर्स को जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है उससे वो बच सकते हैं। जैसा आप जानते हैं हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो फार्मिंग होती है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, लेकिन अगर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप किया जाता है तो फिर उससे कमर्शियल फार्मिंग जो है वो बढ़ेगी, और कमर्शियल फार्मिंग बढ़ने से जो मार्केट रिस्क होता है वो कम होता है। तो इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स को करके जो मार्केट रिस्क है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, क्योंकि इससे जो प्राइस फ्लक्चुएशंस हैं उसके इफ़ेक्ट से बचा जा सकता है, और मॉनसून फेलियर से भी बचा जा सकता है, उससे होने वाले जो रिस्क है उससे बचा जा सकता है, क्योंकि फार्मर को इस तरह की क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना चाहिए कि अगर बारिश भी कम हो रही है तो, या इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं भी है तो भी वो अपनी जो इनकम है उसको बढ़ा सके। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब ये है कि a shift from crop farming to other areas of production activity और employment, कि जो क्रॉप फार्मिंग है उससे उसकी जगह कुछ और तरह का काम करना जिससे इनकम को बढ़ाया जा सके, इनकम को स्टेबल किया जा सके। सो इसमें कई तरह के दूसरे काम किए जा सकते हैं, एग्रीकल्चर के साथ साथ भी किए जा सकते हैं। जैसे सपोज कि फार्मर को एग्रीकल्चर से फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्रॉप फार्मिंग से उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उसको उसके साथ साथ जो है वो जैसे एनिमल हस्बेंड्री का काम वो कर सकता है, पशुपालन उसको साथ साथ करना चाहिए। इसके अलावा फिशरीज का काम किया जा सकता है, हॉर्टिकल्चर का काम किया जा सकता है, या फिर कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज को खोला जा सकता है। इस तरह के कुछ अल्टरनेटिव काम किए जा सकते हैं। मतलब कि जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है या एम्प्लॉयमेंट है उसको डाइवर्सिफाई किया जाना चाहिए। फार्मर्स को कभी भी सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए अपने इनकम के लिए। ऐसा नहीं कि अगर क्रॉप फार्मिंग हो रही है तो बस वही होती रहेगी, नो। फार्मर जो है एग्रीकल्चर के साथ साथ कई तरह के और काम कर सकता है, जैसे मैंने बताया कि वो फिशरीज का काम कर सकता है, पोल्ट्री फार्म खोल सकता है, एनिमल हस्बेंड्री का काम हो सकता है जो वो खेती बाड़ी के साथ साथ कर सकता है, हॉर्टिकल्चर का काम कर सकता है, फ्लोरिकल्चर का काम कर सकता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें उसको शामिल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सपोज कि फार्मर को क्रॉप फार्मिंग में फ़ायदा नहीं हुआ, उसने फसलें लगाई थी, मान लो ख़राब हो गई, कम कीमत मिली, नुकसान हो गया, तो अगर वो सिर्फ एक ही काम कर रहा है तो उसको उस लॉस को झेल नहीं पाएगा। लेकिन मान लीजिए साथ में उसने कुछ पशुधन भी रखा हुआ है, साथ में पशुपालन भी कर रहा है, तो उससे पैसा कमा सकता है। फिशरीज का काम भी कर सकता है, उससे बेनिफिट आ सकते हैं। क्रॉप फार्मिंग के साथ साथ वो हॉर्टिकल्चर का काम भी कर सकता है, उससे भी बेनिफिट कमा सकता है। पोल्ट्री फार्म खोला जा सकता है, उससे पैसा कमाया जा सकता है। या और भी कई तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिनको एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ जो है वो किया जा सकता है। इसी तरह से जैसे स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज जो हैं वो चलाई जा सकती हैं, या हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज चलाई जा सकती हैं। घर में जो छोटा मोटा कोई कारखाना खोला जा सकता है, उससे भी तो इनकम कमाई जा सकती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर हम एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन करें तो उससे जो मार्केट रिस्क है वो कम होता है, और उससे फार्मर की जो इनकम में होने वाली कमी है उससे बचा जा सकता है।
सो इस तरह से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन है उससे मार्केट रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है, फार्मर की इनकम को बढ़ाया जा सकता है, और जिस तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फार्मर्स को फेस करना पड़ता है और कई बार फार्मर्स एक्सट्रीम स्टेप्स भी उठा लेते हैं, उससे जो है फार्मर्स को बचाया जा सकता है। देयरफॉर वी कैन से कि जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत ही ज़रूरी है, और उसको हम दो तरह से कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन और दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी या एम्प्लॉयमेंट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। So, dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also so that they can be benefited from this. Thank you.